आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं एंड इसमें क्या होने वाला है, इसमें मैं मुन्नाल सर का जो क्लास नोट्स हैं उसका रिवीजन यहाँ पे करने वाली हूँ एज लाइक मैं खुद का रिवीजन ही कर रही हूँ। एंड दिस इज़ अ चैलेंज बेसिकली। मैं और मेरी एक फ्रेंड है तनु, उन्होंने डिसाइड करा, बेसिकली वी लिव पार्ट, सो हमने डिसाइड करा कि हम साथ में स्टडी करेंगे, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वी डोंट लिव टुगेदर। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग पर डे का एक टारगेट रखेंगे। सो वी स्टार्ट स्लो। सो इनिशियली वी डिसाइडेड कि हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने क्लास नोट्स पढ़ रही है एंड मैं अपने क्लास नोट्स पढ़ रही हूँ। तो एवरी डे लाइक वट एवर वी हैव टारगेट वी हैव टू कम्प्लीट। तो यही चैलेंज को पूरा करने के लिए दिस इज़ अ डे सेकेंड ऑफ दिस इज़ अ डे 3 ऑफ द चैलेंज। बट या तो लेट्स डाइव इनटू दिस। स्टार्ट कर पॉलिटिक्स पढ़ना। एंड ये मुन्नाल सर का क्लास नोट है एंड क्योंकि मैंने उन्हीं से पेड क्लासेस करे हैं तो मैं वहीं से रिवीजन करूँगी। सो या पहला जो टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेज, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसकी जो बार्टर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय मोसोपोटामियन ट्राइब्स। जो मोसोपोटामियन ट्राइब थे उनके द्वारा बार्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इट हैज़ फॉलोइंग चैलेंजेस, कुछ चुनौतियाँ इनकी। तो पहली तो है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग नहीं होगा तो व्यापार असंभव है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को टमाटर के बदले गेहूँ चाहिए या राइस चाहिए, तो अगर किसी को टमाटर के बदले राइस नहीं चाहिए, तो अगर दोनों पार्टी नहीं तैयार रहेगी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है बार्टर करना। दूसरा है सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट जाए, सही दाम पर चीज़ ढूंढने व लेन देन की लागत बढ़ जाती है। मतलब अगर जैसे कि मतलब आप ढूंढने जाओ कि हाँ ठीक है, तो मेरे टमाटर के बदले कोई मुझे राइस दे दे या मेरे राइस के बदले कोई मुझे कोई अच्छी सी चीज़ दे, तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होगा, सर्च कॉस्ट हाई होगा। तीसरा, शॉर्टेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज़ इज़ डिफिकल्ट रिजल्ट इन लॉस ऑफ वैल्यू। नासवान वस्तुओं का, जैसे कि कहा कि जैसे टमाटर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ दिनों बाद वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक तो सामान भी नष्ट हो गया, ऊपर से आपको कोई बार्टर करने के लिए मिला भी नहीं, तो भी है। चौथा चैलेंज है डजंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो वो जो समुद्र में है जो सीप होते हैं, तो अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है और सब लोग उससे एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सब यही नहीं सोचेगा कि चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग समुद्र के किनारे दिन रात बस सीप इकट्ठा करते हैं, और क्योंकि वो बार्टर करने में सुविधा होती है उससे, तो वो सब लोग सब काम छोड़ छाड़ के खेती बाड़ी छोड़ के सीप इकट्ठा करने लग जाएंगे। तो ये श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। तो देयर इज 4 चैलेंजेस इन बार्टर सिस्टम, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सेकंड इज सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज हाई, थर्ड है स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटीज डिफिकल्ट रिजल्ट इन लॉस ऑफ वैल्यू, फोर्थ है डजंट इनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। सो दूसरा जो टॉपिक है वो है मनी फंक्शन, फंक्शन ऑफ मनी, मतलब पैसे के कार्य क्या क्या है। तो देखो जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य जो है मनी का, जो प्राथमिक कार्य मनी का वो है मेजर करना, मूल्य नापना एंड मीडियम एक्सचेंज। जो प्राथमिक कार्य है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मेजर वैल्यू, मूल्य नापना, और दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। तो कैसे, जैसे कि वैल्यू मेजर हम कैसे करते हैं, जैसे 5 रुपये में अगर हमें 500 ग्राम कुछ मिल रहा है, वैसे तो नहीं मिलता है लेकिन फिर भी मान लो 5 रुपये में हमें 100 ग्राम कुछ मिल रहा है, तो वो मेजर ही कर रहा है ना, मूल्य माप रहा है। एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आप पैसा देते हो, उसके बदले आप कुछ भी सामान ले सकते हो, और यहाँ पे हमें वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड चीज़ें खराब होने की भी मतलब। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है, आप स्टोर कर सकते हो, संचय कर सकते हो बैंक में या अपने घर में या फिर कहीं पे भी। दूसरा है ट्रांसफ़र वैल्यू, जैसे कि आप कहीं और काम करते हो, मान लो आप कश्मीर में काम करते हो, लेकिन आप वहाँ से अपनी फैमिली को, अगर मान लो वो बिहार में रहती है, दिल्ली में रहती है, कहीं भी रहती है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी। दूसरा है डिफर्ड पेमेंट सिस्टम, किस्तों में चुकाओ, EMI। लाइक अगर आप फ़ोन ले रहे हो, कोई भी फ़ोन, आईफोन ही ले रहे हो, तो आप अगर आपके पास एक बार में 50,000 रुपये नहीं है, तो आप डिफर्ड पेमेंट कर सकते हो, लाइक एक बार में 10,000 दे दो, फिर बाद में फिर 10,000 दे दो, ऐसे करके। तो ये सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या था, एक तो मूल्य मापना, और दूसरा प्राइमरी फंक्शन 2 था, एक मूल्य मापना और दूसरा एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि आप स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और डिफर्ड पेमेंट कर सकते हो। अब ये जो प्राइमरी फंक्शन है एंड जो सेकेंडरी फंक्शन है, उससे मिलके एक जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं मनी कंटीजेंट फंक्शन, प्रासंगिक कार्य। तो ये 2 प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन से मिलके जो तीसरा फंक्शन बनता है वो है मनीज कंटीजेंट फंक्शन, प्रासंगिक कार्य। उसमें 3 है मनी के, जो वो है बेसिकली बेसिस ऑफ, जो भी मनी है वो बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, वित्तीय बाजार का आधार है पैसा। मतलब जो भी फाइनेंशियल मार्केट है वो पैसा के बिना नहीं चल सकता है, पहला तो ये, क्योंकि वो पिलर है, स्ट्रेंथ है, एंड सब कुछ ही पैसे पे ही निर्भर है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को देखो तो। दूसरा है मोबिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जैसे कि अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप लेबर को पैसे दे रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मनी बेसिकली। एंड तीसरा है हेल्प्स इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का पुनः वितरण। जैसे कि टैक्स वैक्स लेके
टैक्स वैक्स लिया जाता है, जिससे हम सरकार विभिन्न तरह की योजनाएँ चलाती हैं एंड सो मेनी थिंग्स। तो या ये डिस्ट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम को अच्छे तरीके से। तो क्या था मनी का कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन था कि एक तो मेजर वैल्यू करता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा सेकेंडरी कार्ड है जिसमें स्टोर वैल्यू कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डिफर पेमेंट कर सकते हैं। अब ये दोनों को मिला के जो मनी का कंटीजेंट फंक्शन है वो एक है बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मनी जो है वो बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है, पिलर है। दूसरा मोबिलाइजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का कारक बनता है। और राष्ट्रीय आय को पुनः वितरण में भी सहायता करता है। ये तीसरा। तो वी आर डन नाउ। थर्ड टॉपिक इज मनी इवोल्यूशन एंड टाइप। मुद्रा की उत्क्रांति व प्रकार, मतलब मुद्रा कैसे चलन में आया, क्योंकि पहले तो बार्टर सिस्टम था जो कि मुसफ़्फ़ी ट्राइब ने इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन उसके भी चैलेंजेस हैं, वो ज़्यादा उस पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो कमोडिटी मनी, उसके बाद आया मेटालिक मनी, देन पेपर टोकन, रिप्रेजेंटेटिव फिएट मनी, एंड देन बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, एंड देन क्रिप्टो करेंसी। सो व्हाट इज़ कमोडिटी मनी? व्हाट इज़ कमोडिटी मनी एंड वस्तु मुद्रा क्या है और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं है। सो लेट्स सी। लाइक कमोडिटी मतलब सामान, ओके। सो लाइक आयरन नेल्स या बियर पेटल्स या कोको बीन्स, व्हेल टीथ, मछली के दांत या गोल्ड नजेट्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पेरिसेबल है, नॉट यूनिफॉर्म है, नॉट प्योर है, फॉर्म्स में नॉट एक्सेप्ट, एक तो नासवान है, एक समान नहीं है, शुद्ध नहीं है और अस्वीकार भी किया जा सकता है। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो लाइक कोको बीन्स का तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा, वो कुछ टाइम बाद वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन जो व्हेल टीथ है, लाइक गोल्ड नजेट्स वगैरह को तो थोड़ा बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकता है, बट आफ्टर सम टाइम वो भी ख़राब होने लगेगा अगर कोई सामने वाला उसे लेने से इनकार कर देता है। तो दैट इज़ कमोडिटी मनी। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो है बट लाइक नॉट दैट मच। दूसरा जो है वो है मेटालिक मनी, धातु मुद्रा। इसका तो डेफिनेटली इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। ट्रेडर्स एंड किंग्स स्टैम्प देयर मार्क्स ऑन गोल्ड नजेस फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट। सोने पर अपना चिन्ह छाप लगा देते ताकि लोगों की उसकी शुद्धता पे यकीन हो। किंग ऐसा करते थे, जो मेटालिक मनी इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे, किंग ऐसा करते थे ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि दिस इज ये सही है, ये कोई जाली नहीं है, जाली मुद्रा नहीं है। इसके लिए इंडो ग्रीक किंग्स एंड कुसाना किंग्स इशूड गोल्ड कॉइन्स, बट गुप्ता किंग जो है वो गोल्ड कॉइन्स, गुप्ता का जो गोल्ड कॉइन था वो मोस्ट स्पेकुलर था। जो इंडो ग्रीक जो किंग थे एंड कुसाना किंग थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए थे। दिस इज फैक्ट कि इंडो ग्रीक एंड कुसाना किंग जो थे वो गोल्ड कॉइन्स इशू कराए थे, बट गुप्ता का जो गोल्ड कॉइन था वो ज़्यादा प्रचलन में था, जिसमें किंग इज प्लेइंग वीणा एंड शूटिंग एनिमल्स एंड स्टैंडिंग विथ वाइफ। इन राजाओं के सोने के सिक्के निकाले थे, जिसमें लाइक राजा वीणा बजा रहा है, एनिमल को शूट कर रहा है या फिर अपनी रानी के साथ खड़ा है, ये सब चीज़ें उस पर उकेरा जाता था। दिल्ली सल्तनत किंग्स ने सिल्वर टांका इंट्रोड्यूस करा था। दिल्ली सल्तनत ने सिल्वर टांका इंट्रोड्यूस कराया था। एंड शेरशाह सूरी ने रुपया, सिल्वर कॉइन, एंड अकबर ने मुहर इंट्रोड्यूस कराया था। तो कौन कौन क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? तो दिल्ली सल्तनत के जो किंग थे उन्होंने सिल्वर टाका, शेरशाह सूरी ने रुपया एंड अकबर ने मुहर इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें सर ने बोला था कि यू विल स्टडी दिस, फर्दर सेल्फ स्टडी कर लो कि ये इकोनॉमिक्स की क्लास है। तो अगर आपको कॉइन्स वगैरह के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना है ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, तो यू विल स्टडी मोर इन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सब में। देन है मेटालिक मनी। इसमें 2 सब टॉपिक्स हैं, फुल बॉडीड वर्सेस टोकन कॉइन्स। अब ये क्या होता है? फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स, प्रतीकात्मक। लेट्स सी व्हाट डज दैट मीन। सो गुप्ता कॉइन था गोल्ड का, वो ऑलमोस्ट 8 ग्राम का होता था। एंड जो फुल बॉडीड कॉइन्स में जो गुप्ता कॉइन्स था वो 8 ग्राम का होता था गोल्ड कॉइन। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन इट्स फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो गोल्ड कॉइन है वो अगर 8 ग्राम का है, तो ये 8 ग्राम का जो जितना गोल्ड का दाम मार्केट में प्रचलित होगा, इसका वैल्यू भी उतना ही होगा, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये हुआ। तो इसका चैलेंजेस क्या था? डिबेसमेंट। पहले तो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेटल इन कॉइन्स यूजुअली हैपेंस व्हेन किंग्स रूल गेट्स वीक। देखो, जो ज़्यादा राजा अमीर होएगा वो तो अपने मतलब भर के सोना भरेगा ना, वो अगर कॉइन निकालेगा तो। बट जो जैसे ही उसका साम्राज्य वीक पड़ेगा तो कॉइन में मेटल का अमाउंट डिक्रीज होते जाएगा एंड उसका वैल्यू भी कम होते जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में सर ने यहाँ पे लिखा है कि औरंगजेब, रोमन किंग्स, इनके सिक्के में धातु की मात्रा को कम किया जाए तब लोगों ने उस राजा के शासन से विश्वास कम होने लगता है। औरंगजेब के टाइम में या रोमन किंग्स के टाइम पे ऐसा हुआ कि उन्होंने मतलब कॉइन्स में मेटल डलवाना कम कर दिया, तो इससे लोगों का विश्वास भी राजा के शासन पर से कम होने लग गया। अब टोकन कॉइन्स क्या होते हैं? देखो, ये है 50 पैसा मॉडर्न कॉइन है ये, और इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 4 ग्राम स्टील है, ठीक है। तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो लेस होगा। धातु एकदम सस्ती वाली इस्तेमाल करते हैं या बहुत ही कम वजन वाली धातु का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर ये स्टील है भी ना, तो मार्केट में जो स्टील का दाम होगा ये उससे भी
सस्ता होएगा इसका, अगर आप बेचने जाओ या उसको पिघला के कुछ बनाने का ट्राई करो तो इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत ही कम है। और 1330 ईस्वी में तुगलक टोकन कॉइन उन्होंने मतलब ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करा था, लेकिन एपिक फेल हो गया था। और इसमें लिखा भी है कि इफ़ यू वांट टू रीड फर्दर तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो इसके बारे में हिस्ट्री में। फैक्ट के लिए इतना ही है कि 1330 में तुगलक ने टोकन कॉइन निकालने का एक्सपेरिमेंट करा था, दैट इज अ एपिक फेल। सो या मॉडर्न इंडियन कॉइन्स आर टोकन कॉइन्स। जो मॉडर्न इंडिया का कॉइन्स है वो टोकन कॉइन्स है। इसमें जो है क्यूपिडो निकल मेटल यूज किया जाता है तो डिस्करेज मेल्टिंग, क्योंकि ये होता है ऐसा क्या स्मगलिंग शुरू हो जाता था। अगर हम लोग पहले ज़माने का जो सिक्का होता था वो काफ़ी मोटा होता था, तो लोग क्या करते थे उसको पिघला के और उसे ब्लेड वगैरह बना लेते थे और उसका बेसिकली गलत कामों में या फिर स्मगल के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। बट नाउ डेज उसमें उतना मेटल होता ही नहीं है कि आप उसको पिघला के कुछ बना सको। इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 तो ये क्या है, ये बोलता है कि प्रोहिबिट्स मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्का पिघलाना एक अपराध भी है। कॉइनेज एक्ट 2011 ये बोलता है कि आप पिघला नहीं सकते, वरना जो भी इसके तहत सजा होगी वो आपको मिल सकती है। इज इट नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉइन वर्सेस पेपर करेंसी नोट। अंतर्भित मूल्य क्या है एक इंट्रिंसिक वैल्यू कॉइन का और पेपर करेंसी का। प्रीवियस मेटल कॉइन धातु के जो सिक्के थे और पेपर करेंसी कागजी मुद्रा या नोट। मेटल हैज इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज मेटालिक। मेटल का तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा क्योंकि मतलब मेटल तो मेटल होता है। एंड पेपर यू कांट यूज करेंसी नोट्स पेपर। पेपर को आप सिंपल पेपर को ले जाओ तो आप उसको करेंसी नोट्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। मनी इक्वल टू यूज इट एज मनी और यू कैन मेल्ट द मेटल, यूज दैट मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरी वेपन्स बिकॉज मेटल इटसेल्फ हैज इट्स वैल्यू। तो देखो मेटल का जो कॉइन है आप उसको एक तो मनी की तरह यूज करो एंड आप उसको मेल्ट कर लो एंड देन ज्वेलरी बना लो, वेपन बना लो या फिर कुछ क्योंकि उसका खुद का वैल्यू है। बट ये करना प्रोहिबिट है कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत, बट एज ए सेंस हम लोग यहाँ पे समझने के लिए बोल सकते हैं। एंड देन पेपर करेंसी कागजी जो मुद्रा है वो नोटबुक और डायरी। सो करेंसी नोट्स हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। उसके कागज़ का उपयोगिता कुछ नहीं है क्योंकि उस पर छपाई कर दी है। देखो ये जो पैसे का नोट्स होता है ये उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। आप इसको इस पर आप लिख भी नहीं सकते। इसका बस एक ही काम है कि आप पैसे दो क्योंकि ये प्रचलन में है और उसके बदले सामान लो। इसको आप पिघला नहीं सकते, आप इसको जला नहीं सकते, आप इसका कुछ और यूज नहीं कर सकते, इवन आप उस पर लिख नहीं सकते। तो जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब है फियाट मनी वैधानिक मुद्रा। अब देखो जो फियाट मनी होता है उसको मस्ट फुलफिल टू कंडीशन साइमल्टेनियसली। दो शर्तों का एक साथ पालन करना होता है। अगर एक शर्त भी पूरा नहीं कर रहा है तो वो फियाट मनी बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट बिकम अ लीगल टेंडर। अगर कोई मनी फियाट मनी नहीं है तो लीगल टेंडर भी नहीं बन सकता है। पहला है जो शर्त है जो कंडीशन है वो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी कॉइन, फिजिकल करेंसी नोट, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन विच कैन मेजर वैल्यू एंड साइमल्टेनियसली। और इसके साथ ही दूसरा जो कंडीशन है इट मस्ट बी इशूड द ऑर्डर ऑफ अ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। सो जो दो शर्त कौन कौन सी है, एक तो वो फिजिकल करेंसी कॉइन के रूप में हो या तो नोट्स के रूप में हो या वर्चुअल कॉइन के रूप में हो, डिजिटल कॉइन के रूप में हो, क्रिप्टो कॉइन के रूप में हो। एंड मेन उसका पर्पस फुलफिल होना चाहिए जो मनी का कार्य होता है कि वो वैल्यू को मेजर कर सके। एंड दूसरा है कि इट मस्ट बी उसको किसी किंग ने या क्वीन ने जो भी वहाँ पे राज कर रहे हैं, जो भी गवर्न कर रहे हैं उस देश को, कंट्री को, या उस देश का सेंट्रल बैंक उसको इशूड किया हो। सो यहाँ पे देखो मोदी जी का फोटो दिया हुआ है। गवर्नमेंट इशूज ऑल कॉइन्स अप टू 1000 यूजिंग पावर ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011। मतलब जो गवर्नमेंट है वो 1000 तक का कॉइन इशू कर सकता है और ये पावर गवर्नमेंट को कॉइनेज एक्ट 2011 देती है। दूसरा है प्रेजेंटली गवर्नमेंट इशूज 50 पैसा का कॉइन और 20 अप टू 20 पैसा का कॉइन, मतलब इतने का वो कॉइन इशूज कर रही है गवर्नमेंट। जो 20 रुपये का कॉइन है वो उसमें 12 साइड पॉलीगॉन शेप में होता है और डोडेकागोन आकार मतलब 12 भुजाओं वाला चतुष्कोण है। ये सब बहुत नॉर्मल फैक्ट्स हैं, यू कैन इग्नोर ऑल्सो। बट एंड 1 रुपये का जो नोट साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी विद सचिव 1 रुपये के नोट पे साइन करते हैं, नोट पे 1 रुपये के नोट पे 1 रुपया नोट जो होता है वो डजंट कंटेन आई प्रॉमिस टू पे बियरर। ये दोनों फैक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है जो हमारे वित्त सचिव होते हैं, और 1 रुपये का जो नोट होता है वो ये नहीं कंटेन करता कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर। वो नोट पे लिखा होता है ना कि मैं धारक को फलाना रुपये देने का समथिंग लाइक दैट, तो वो 1 रुपये का नोट कैरी नहीं करता। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई जो इशू करता है वो है करेंसी नोट अदर देन 1 रुपये का नोट अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो देखो कॉइन गवर्नमेंट इशू करती है 1000 तक, और 1 रुपये का जो नोट भी गवर्नमेंट इशू करती है और उस पर वित्त सचिव का साइन होता है, दैट इज़ क्लियर। बट हमारे जो आरबीआई साहब हैं, आरबीआई गवर्नर है, वो करेंसी नोट अदर देन 1 रुपये का नोट, मतलब 1 रुपये का नोट को छोड़ के वो बाकी सारा करेंसी नोट्स 500 का, 1000 का जो भी है वो सारा इशू करते हैं। अंडर ये पावर उनको दिया है आरबीआई एक्ट 1934 ने। देन करेंसी नोट्स है गवर्नर का साइन होता है और ये आई प्रॉमिस टू पे बियरर ये सब कंटेन करते हैं। तो जो बाकी 1 रुपये के नोट के अलावा सारे नोट्स पे जो भी करेंसी नोट्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट का ही सिग्नेचर होता है। नाउ व्हाट इज लीगल टेंडर, वैधानिक निवेद क्या है। टू बिकम अ लीगल टेंडर इवन कॉइन या करेंसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली, जो कि हमने ऊपर में पढ़ा है।
ओके नहीं, वो फियाट का था कि फियाट मनी बनने के लिए 2 कंट्री, एक तो राजा रानी जो भी उस कंट्री में रूल कर रहे हो या उस कंट्री का सबसे गवर्नमेंट बैंक जो है वो इसको उसको निकाले। एंड फर्स्ट कंडीशन था जो वो बेसिकली फिजिकल कॉइन हो, मतलब करेंसी रूप में हो, वर्चुअल कॉइन हो, डिजिटल कॉइन हो, क्रिप्टो कॉइन हो। बट फियाट मनी लीगल टेंडर कैसे बनता है, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। लीगल टेंडर बनने के लिए भी 2 कंडीशन है। पहला तो ये है कि इट मस्ट बी अ फियाट मनी, और फियाट मनी बनने का भी 2 कंडीशन है। तो पहले तो लीगल टेंडर बनने के लिए आपको फियाट मनी बनना पड़ेगा, तो फियाट मनी बनने का भी 2 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड साइमल्टेनियसली इसके साथ ही एक तो आपको फियाट मनी होना ही पड़ेगा, बनना पड़ेगा, एंड उसके साथ ही आपको दूसरा है इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट्स एंड ट्रांजैक्शन थॉट आउट द कंट्री, अदर पार्टी कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। लेनदार उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। पहले तो आप लीगल टेंडर कैसे होगी कि एक तो आप फियाट मनी की जितनी भी कंडीशंस हैं उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और दूसरा है कि लीगल टेंडर बनने के लिए जो भी आपका डेट है, ट्रांजैक्शन है, उस कंट्री में, उस देश में ये होना चाहिए, वो लीगली वैलिड होना चाहिए। किसी भी पार्टी को अगर आप दे रहे हो तो वो लेने से इनकार नहीं कर सकता। सो यहीं पे टेबल के फॉर्म में सर ने यहाँ पे समझा रखा है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस। आइटम यहाँ पे है इंडियन रुपी कॉइन्स एंड नोट्स CBDC। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इज इट इन फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉइन और फिजिकल नोट और डिजिटल कॉइन दैट मेजर वैल्यू। अगर यहाँ पे टिक यस है, ओके, देन दूसरा क्वेश्चन ये आएगा इज इट इशूड बाय सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, किंग या क्वीन। अगर आंसर यस है तो ओके, देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। रिजल्ट ये होगा कि इज इट फियाट मनी, यस इफ बोथ सेल ए एंड बी कंप्लीट करता है तो वो फियाट मनी होगा, ये सेल भी टिक हो गया। देन एट प्रेजेंट इज इट लीगली वैलिड फॉर ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज फॉर कॉइनेज एक्ट और RBI एक्ट। अगर यस है, ये भी सेल टिक हो गया। देन इज इट लीगल टेंडर इन इंडिया। अगर यस, C+D मतलब फियाट मनी है और प्रेजेंटली ये लीगली वैलिड है फॉर ट्रांजैक्शन, देन यस। अगर सारे सेल ही टिक हो रहे हैं तो वो लीगल टेंडर होगा। बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो अगर एक भी शर्त पूरा नहीं करता है, तो मान लो कोई भी सेल अगर 0 हो गया और एक शर्त उसका 1 है, तो वो इन्हें फाइनली 0 ही होएगा, वो कभी भी फियाट मनी या लीगल टेंडर नहीं होगा एट द एंड। सो फॉर दैट हमारे सारे सेल्स टिक होने चाहिए। तो बाकी जितने भी यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे डीमोनिटाइज 500 का और 1000 का जो 2016 में इसको डीमोनिटाइज कर दिया गया था, आप देखो वो नोट्स भी हमें वैल्यू मेजर कर रहे थे, उसे भी गवर्नमेंट ने इशू करा था, तो ये दोनों ही सेल पूरा हो रहा था, तो ये तो फियाट मनी था ही। बट एज पर कॉइनेज एक्ट एंड वो इंडिया में लीगल टेंडर ट्रांजैक्शन के रूप में उसको रोक दिया गया था, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। अगर जैसे ही ट्रांजैक्शन के रूप में उसको रोका गया तो वो लीगल टेंडर नहीं होगा, तो काम खत्म, बात खत्म। देन यहाँ पे दिया गया डॉलर्स, युआन, येन, यूरो, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको भी वहाँ की सरकार ने इशू करा है, उसको भी वो भी फिजिकल और डिजिटल करेंसी के रूप में है, तो वो भी फियाट मनी है। बट एज पर इंडियन जो रूल्स हैं, RBI एक्ट है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे किसी को डॉलर देके उससे सामान नहीं ले सकते, तो ये भी लीगल टेंडर नहीं होगा हमारे देश के लिए। देन जो G-SEC, TT बिल, ट्रेजरी बिल, ये सब जो है, ये तो ये पहले ही फिजिकल रूप में नहीं है एंड इसको गवर्नमेंट ने इशू करा है, बट अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करा है तो वो फियाट मनी नहीं होगा। फियाट मनी नहीं होगा तो वो फिर लीगली वैलिड फॉर ट्रांजैक्शन वो भी नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो लीगल टेंडर भी नहीं होगा। शेयर बॉन्ड जो होते हैं या DD चेक होते हैं या फिर ATM कार्ड्स वगैरह, किराना कॉइन, कसिनो कॉइन्स, फिल्म स्टार नोट्स, ये सब तो पहले भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो फिजिकल ये सब कॉइन्स के रूप में है ही नहीं, दूसरा उनको कोई गवर्नमेंट ने इशू करा ही नहीं है, देन वो फियाट मनी तो होगा ही नहीं, लीगली ट्रांजैक्शन के लिए तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, और ये तथा ये लीगल टेंडर भी बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट टाइम मार्शल आइलैंड जो था वो वेनेजुएला गया, पेट्रो कॉइन को उन्होंने उसके वहाँ के गवर्नमेंट ने इशू करा था, तो वो फिजिकल या डिजिटल किसी भी तरह का कॉइन था, तो वो फियाट मनी तो होगा, पर हमारे यहाँ नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के लिए लीगली वैलिड नहीं होगा और वो लीगल टेंडर नहीं होगा। जैसे बिटकॉइन है तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल और डिजिटल कॉइन के रूप में है, बट उसको गवर्नमेंट ने इशू नहीं करा है, एंड अगर गवर्नमेंट में ने इशू नहीं करा है तो वो फियाट मनी नहीं होगा, फियाट मनी नहीं होगा तो वो लीगली वैलिड नहीं होगा ट्रांजैक्शन के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो लीगल टेंडर नहीं होगा। So how beautifully sir explained in this video, in this notes, and I have seen the lectures also. So अगर किसी को इकोनॉमिक्स से नफरत भी होगा वो भी easily understand कर पाएगा इन सब चीज़ों को। तो या Bitcoin is not a fiat money. It is legal tender in El Salvador nation, but it is an exception. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि Bitcoin जो है वो fiat money नहीं है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने इशू नहीं करा, लेकिन जो अल सल्वाडोर एक नेशन है वो वहाँ का जो गवर्नमेंट है इसको अलाउ कर दिया था एज अ लीगल टेंडर की, ठीक है, आप इससे अपना कर्ज सधा लो, इससे आप अपना कुछ भी खरीद सकते हो सामान, बट ये एक एक्सेप्शन है, सारे गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करा है। देन है कॉमेमोरेटिव कॉइन्स, ये क्या होता है? फियाट मनी, यस, वो जो होता है वो ये जो कॉइन होते हैं वो फियाट मनी, स्मृति चिन्ह बेसिकली इसको बोला जाता है, तो वो तो फियाट मनी होता है, बट नॉट लीगल टेंडर अनलेस नोटिफाइड बाय RBI या गवर्नमेंट टू बी यूज एज अ लीगल टेंडर। जो इस पे नहीं है किसी पे महात्मा गांधी या फिर तिलक या फिर भीमराव अम्बेडकर, इन सब स्मृति चिन्ह के रूप में उसको निकाला जाता है एज रिस्पेक्ट के लिए, और तो वो लीगल टेंडर नहीं होता है अनटिल अनलेस की गवर्नमेंट ऐसा कहे कि ये लीगल टेंडर है। तो अगर MCQ में आता भी है तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करके हम लोग ये
टिक लगा सकते हैं कि येस इट इज़ नॉट लीगल टेंडर। यहाँ पे सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वी कैन यूज चेक क्रेडिट कार्ड टू पे फीस, सो वाई आर दे आर नॉट फियाट मनी एंड लीगल टेंडर, दे आर नॉट फियाट मनी एंड लीगल टेंडर। मतलब चेक और क्रेडिट कार्ड को हम लोग फ़ी पे करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फियाट मनी एंड लीगल टेंडर क्यों नहीं हुआ? तो इसको सर ने एक्सप्लेन करा था कि जो मनी होता है, मनी इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, जस्ट लाइक किलोमीटर और जो सेंटीमीटर होता है यूनिट होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे कि 1 टी का कप जो है वो 15 में मिलता है, 2 टी का कप 30 में और 3 टी का कप में, तो ये सब रुपी इज इक्वल टू मनी हो गया ना, तो ये मेज़र कर रहे हैं। लेकिन आप एक चेक किसी को दो तो वो मेज़र नहीं कर रहा है वैल्यू को। एक चेक में आपको क्या आएगा? कुछ भी नहीं। मतलब ये तो सी बातें हो गई। तो दैट इज़ वाई चेक इट सेल्फ इज़ नॉट मनी, वो अपने आप में एक मनी नहीं है, बट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट है टू यूज़ मनी। चाहे कि लीगल टेंडर, वैधानिक निविदा, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। फियाट मनी जो है 2 टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर्स, टेंडर का भी 2 टाइप होता है। एक तो है लिमिटेड लीगल टेंडर, सीमित वैधानिक निविदा, दूसरा है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, असीमित वैधानिक निविदा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का है, तो जो रेसिपेंट है कैन रिफ्यूज एक्सेप्टिंग पेमेंट बियॉन्ड अ लिमिट। एक हद से ज़्यादा छुट्टे पैसे स्वीकारने से सामने वाला मना कर सकता है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए। तो आप उस पर जाके केस नहीं कर सकते कि देखो ये लीगल टेंडर है फिर भी ये मेरे से पैसे नहीं ले रहा है। एक हद के बाद आप नहीं दे सकते, वो मतलब आपको मना कर सकता है। कॉइनेज एक्ट जो 2011 का है, वो पेपर नेट 1 रुपये का, उसके अंदर ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। कॉइन से वो 1 रुपये का अप टू 1000 तक का, ये भी लिमिटेड लीगल टेंडर है। कॉइन जो है 50 पैसे का और 20 रुपये का, वो तक आप यूज कर सकते हो, लिमिट है ये। जो 50 रुपये से नीचे के सिक्के हैं वो 2011 में ही बंद कर दिए थे। 50 रुपये बोल रही हूँ, 50 पैसे से जो नीचे के सिक्के वो 2011 में ही बंद कर दिए गए थे। सो 10 पैसा या 25 पैसा आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। लेकिन 50 पैसा बंद कर दिया गया, अभी मिल नहीं रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ इशू नहीं करा है कि आप ये लीगल टेंडर नहीं है। गवर्नमेंट जब तक इशू नहीं करती है तब तक हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि 50 पैसा का जो सिक्का है वो लीगल टेंडर इन इंडिया है, बट लिमिटेड लीगल टेंडर इन इंडिया है। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? नो सच रेस्ट्रिक्शन, मतलब आप कितने भी लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि और सामने वाला आपको लेने से मना भी नहीं करेगा कि हाँ मुझे नहीं चाहिए ये सिक्का। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26, एवरी बैंक नोट इज लीगल टेंडर इन इंडिया। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 26 बोलता है कि जो भी बैंक नोट है वो लीगल टेंडर इन इंडिया होगा। दे कैन बी यूज्ड फॉर सेटलिंग एनी अमाउंट ऑफ डेट इन इंडिया, लेंडर कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। मतलब किसी तरह का अमाउंट डेट है वो इंडिया में सेटल करा जा सकता है और लेंडर आप इसको लेने से मना भी नहीं करेगा। बट आप अगर खुले पैसे लेके जा रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको मना कर सकता है, क्योंकि वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा उसके लिए ही। सो ऑल्दो इन रियल लाइफ फाइनेंस एक्ट 2017 cash transaction for less than 2 lakh only. Beyond that, use check, DD, NEFT, etc. Else penalty. This rule is to discourage tax evasion, black money for. Okay, so हुआ कि जो फाइनेंस एक्ट है 2017 को, वो हमें 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने से मना करता है, रोकता है। उससे ज़्यादा का आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप चेक यूज़ करो, DD यूज़ करो, NEFT यूज़ करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लग सकती है। और ये क्यों किया गया है? टू डिस्करेज टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, PYQ है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, जो कि प्री 2018 में आया था। एंड लेट मी गिव मी सम टाइम। So let's try to solve this question. Question है, which correctly describe the meaning of legal tender? Okay. So the money which is tendered in courts of law, ये क्या बकवास चल गई है, courts of law and all of those things. तो definitely ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. थर्ड है the bank money in the form of check drafts, and definitely ये तो नहीं होगा क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, चेक ड्राफ्ट ये सब खुद में मनी नहीं है। फोर्थ है द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री। देखो ये डी भी टेम्पटिंग लग रहा है एंड बी भी टेम्पटिंग लग रहा है, बट द मोस्ट प्रोबेबली द आंसर शुड बी बी, द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। यहाँ पे मेटालिक मनी सिर्फ लिखा हुआ है, बट पेपर मनी ऑल्सो अगर लीगल टेंडर है तो एक्सेप्ट होगा। तो लाइक बेटर आंसर शुड बी बी, द मनी विच क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। मतलब वो आपको, आप अगर उसको पैसा दे रहे हो तो वो सामने वाला उस पैसे को लेने से इनकार नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहते हैं, इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजैक्शन इन 50 पैसे में जो है वो डिनोमिनेशन जो कॉइन है वो 50 पैसे तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरा बोला गया कि कॉइन्स बिलो 50 पैसे नॉट लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। यस, द बोथ वेर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज RBI's ऐप टू हेल्प द ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स। जो नेत्रहीन या दिव्यांग लोग हैं जो देख नहीं पाते, उनके लिए RBI ने ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स निकाले। ओके, सो 80 लाख लोग जो इंडिया में है वो ब्लाइंड है। टू हेल्प देम आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स, तो ओल्ड सीरीज ऑफ महात्मा गांधी नोट्स हैव स्क्वायर्ड 50 ट्रायंगल 100 सेप्टम मार्किंग्स। जो पहली वाली गांधी जी का नोट था उसमें 50 स्क्वायर होते थे, 100 ट्रायंगल्स होते थे। देन न्यू सीरीज ऑफ गांधी जी नोट्स हैव bleed lines, printing of Gandhi etc. But so many varieties of notes difficult for a person to remember size and shape. So मतलब ठीक है, आपने फलाना ढिमकाना टाइप का नोट निकाल भी दिया,
कि इतने सेफ हैं ये हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो नोट कई प्रकार के हैं ना, 10 का है, 20 का है, 50, 100, तो कितना ही ब्लाइंड पर्सन उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो इसके लिए 2020 जनवरी में एज पर सॉल्यूशन के लिए आरबीआई लॉन्च्ड मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जिसको बोलते हैं मनी ऐप। व्हाट इज दिस एंड हाउ इट वर्क्स? तो जो मोबाइल कैमरा होता है, स्कैन आइडेंटिफाइज द नोट इवन इफ इट्स हाफ फोल्डेड एंड गिव्स ऑडियो नोटिफिकेशन इन हिंदी इंग्लिश, आल्सो वर्क्स ऑफलाइन। मोबाइल का कैमरा आप खोलो, ठीक है, उसका फोटो खींचो तो वो खुद ही बोल देगा कि ये इतने रुपए का नोट है। अगर वो नोट फोल्डेड है फिर भी वो बता देगा। एंड वर्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, और नेट की भी जरूरत नहीं है, मतलब नेट की जरूरत है लेकिन वो ऑफलाइन भी वर्क करेगा। एंड देन बट कांट वैलिडेट वेदर नोट इज जेन्युइन और फेक। बट लेकिन वो इसका लिमिटेशन है कि वो ये नहीं बता सकता कि नोट जाली है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। यूजर इज बोथ ब्लाइंड एंड डिफ, द ऐप विल टेल हिम बाय गिविंग वाइब्रेशन। अगर कोई जो इंसान है वो एक तो अंधा के साथ सुनने में भी वो सक्षम नहीं है, तो वाइब्रेशन के थ्रू वो बता सकता है कि ये इतने रुपए का नोट है। एंड दैट इज मनी ऐप लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन जनवरी 2020। नेक्स्ट टॉपिक इज करेंसी रिलेटेड जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज है एंड फैक्ट है, तो वी कैन इग्नोर इट, बट अगर सर ने दे रखा है तो लेट्स सी व्हाट इज दिस। विच नोट हैज़ व्हाट कलर, विच नोट हैज़ रेड फॉर्ट, सन टेम्पल फोटो, इट इज जनरल नॉलेज वाली चीज़ है। लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम, मोर इंपॉर्टेंट फॉर नॉन यूपी एग्जाम। सो सर ने बोला कि वो रिमूव कर रहे हैं सच टॉपिक। तो न्यू रूपी सिंबल कुछ कुछ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यू रूपी सिंबल सेलेक्टेड थ्रू ए कंपटीशन, जो भी नया रुपया है उसको कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट करा गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन 2010, डिजाइन बाय डॉक्टर उदय कुमार एज अ प्रोफेसर ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। का कंट्रोवर्सी 2025 में हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट यूज्ड तमिल लेटर इंस्टेड ऑफ रुपया सिंबल इन इट्स स्टेट बजट लोगो। तो जो नया रुपये का सिंबल है वो एक कंपटीशन के थ्रू अडॉप्ट करा गया था, और वो कंपटीशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 2010 में लिया गया था, और उसको डिजाइन करा था डॉक्टर उदय कुमार, जो कि आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर रहे। कंट्रोवर्सी 2025 में ही हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो थी वो तमिल लेटर के यूज़ करी इंस्टेड ऑफ रुपया सिंबल इन इट्स स्टेट जो बजट था उसमें। देन नेशनल सिंबल, तो लायन, इसमें लायन का चित्र है। उसके बाद सारनाथ व्हीलर उत्तर प्रदेश से लिया गया है, ये सब चीज़ें। सत्यमेव जयते स्लोगन फ्रॉम मुंडका उपनिषद से लिया गया है। लैंग्वेजेस क्या है, वाइल कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है हैज़ 22 लैंग्वेज बट करेंसी नोट्स हैज़ ओनली 17 ऑन रिवर्स प्लस हिंदी एंड इंग्लिश ऑन फ्रंट साइड को मिला के 17 है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि वाई इट इज़ लाइक दैट, क्योंकि 8th शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेज है, यहाँ पे 17 ही क्यों यूज़ कराया, तो इट इज़ लाइक दैट, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। म्यूजियम न्यूमेनेटिक्स एंड ट्रेड एट कोलकाता, सिक्का का जो शास्त्र और व्यापार का संग्रहालय है वो कोलकाता में है। ये थोड़ा बहुत फैक्ट्स है यू कैन। नेक्स्ट टॉपिक है आई प्रॉमिस टू पे बियर। मीनिंग ऑफ दिस प्रॉमिस क्या होता है, तो देखो, इन कॉलोनियल इरा promised to convert into full-bodied gold or silver bars coins worth the equal value in weight. Example, एक $US to 14 grams of gold and 1 British pound equal to 73 grams of gold. जो कॉलोनियल इरा था, जो राजा महाराजा का जब जमाना था, तो वो प्रॉमिस करते थे कि अगर कोई फुल बॉडीड गोल्ड कॉइन है या फुल बॉडीड सिल्वर कॉइन है तो वो आपको उसके इक्विवेलेंट पैसा देंगे। वो इक्विवेलेंट होता था लाइक $US इक्वल टू 14 14 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड 1 ब्रिटिश पाउंड इक्वल टू 73 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इट इज़ लाइक दैट। सो लेकिन मॉडर्न इरा में कन्वर्जन इनटू अदर बैंक नोट्स एंड टोकन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू, लाइक 2000 रुपये का कोई नोट है तो आपको उसके बदले में 500 का 4 नोट या 100 का 20 नोट ये मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा होता कि उसके बदले इक्विवेलेंट तो इतने ग्राम गोल्ड एंड वो सब चीज़ें होती थी। नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू, नॉट लिंक्ड विथ वेटेज ऑफ गोल्ड और सिल्वर। करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट एनोनिमस बेयर बॉन्ड एंड प्रॉमिसरी नोट। देखो, अगर 2000 का रुपया उस पर आई प्रॉमिस टू पे बेयर का मतलब ये हुआ मॉडर्न एरा में कि 2000 का रुपया कोई अगर आपका उसका टर्न हो जाता है, अगर आप उसको एक्सचेंज करने जाते हैं तो वो आरबीआई का गवर्नमेंट या फिर बैंक आपको 2000 के बदले में 500 का 4 नोट या 100 का 20 नोट दे सकता है। लेकिन वो महंगाई के साथ आपको वो एडजस्ट करके नहीं देगा। जैसे कि अब 2000 रुपये लेके गए और महंगाई चल रहा है कुछ और, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा, वो 500 का 4 नोट ही देगा या फिर 100 का 20 नोट ही देगा। और करेंसी नोट इज जीरो इंटरेस्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। सो डाउट किसी ने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू सम वेबसाइट currency note is not promissory note under the Negotiable Instrument Act, then what is right? Okay, so doubt था, is currency note is a promissory note? So as per academic books on economy, yes, it has the feature of promissory note. Features तो हैं as per law, Negotiable Instrument Act, no it is not. मतलब फीचर है promissory notes वाला, बट एज पर लॉ जो हमारा Negotiable Instrument Act है ये promissory note नहीं है। डिमोनेटाइजेशन ऑन फियाट मनी, विमुद्रीकरण प्रीवियसली 1946 एंड 1978 में ये सब चीज़ें हुआ था। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी नोट। किसी मुद्रा का वैधानिक निविद के दर्जे या कानूनी वैधता को रद्द करना उसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी कहते हैं। तो ये 8 नवंबर 2016 को फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नोटिफिकेशन टू बैन द स्पेसिफिक बैंक नोट्स ऑन महात्मा गांधी सीरीज 500 एंड 1000, ऐसा उन्होंने कहा। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स क्या होते हैं? तो सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017, इट सेज आरबीआई नॉट रिक्वायर्ड टू ऑनर आई प्रॉमिस टू पे एंड प्रॉमिस ऑफ 500,000 के बैंड नोट्स।
दूसरा, इट इज़ लीगल टू कीप बैंड नोट्स एक्सेप्ट फॉर द रिसर्च और न्यूमिस्मेटिक हॉबी और म्यूजियम विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सुप्रीम को जजमेंट ऑन डिमोनिटाइजेशन, या क्या जजमेंट आया था, इसको पिलर 2 में पढ़ेंगे टैक्सेशन के रूप में। बट क्या है, आप तो रख सकते हो लीगल टेंडर के रूप में जो जो नोट बैन कर दिए गए हैं, बट उसके कुछ शर्त और कंडीशंस हैं। एंड जो भी नोट बैन हुआ है उसमें आरबीआई आपको प्रॉमिस नहीं करता है, प्रॉमिस टू पे बियर, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है 2000 विदड्रॉन बट कंटिन्यूड एज अ लीगल टेंडर। 2000 का विदड्रॉ कर लिया गया है बट कंटिन्यू है एज अ लीगल टेंडर। ये क्या है, तो 2016 नवंबर में आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड 16 के नवंबर में आरबीआई ने 2000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन फास्टर मैनर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 का और 1000 का। बट में प्रिंटिंग ऑफ 2000 का नोट्स वॉज स्टॉप्ड। 2023 में आरबीआई ऑर्डर पीपल टू गेट इट एक्सचेंज विथ अदर नोट्स, ऐसा उन्होंने करा, बट इट लाइक विथड्रॉन बट फ्रॉम सर्कुलेशन, बट इट इज़ लीगल टेंडर। 2000 नोट नॉट डिमोनेटाइज बट विथड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन का जो रिपोर्टर आस्क्ड, क्या पूछा उसने, उन्होंने पूछा विल द आरबीआई विथड्रॉ द लीगल टेंडर ऑफ 2000 नोट्स आफ्टर सितंबर, जिसे चलन से हटा दिया गया। तो आरबीआई गवर्नमेंट रिप्लाई देयर इज नो सच आइडिया, दैट मीन्स का जो नोट है वो फियाट मनी है, यस, का जो नोट है वो लीगल टेंडर है, यस, 2000 का जो रुपया है वो सर्कुलेशन से विदड्रॉ कर लिया गया है, यस, 2000 डिमोनिटाइज कर दिया गया है, नॉट येट, एज पर स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, एज पर स्टेटस ऑफ द आरबीआई ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके अनुसार। 2000 विदड्रॉन वाई, क्यों चलन से उसको हटा दिया गया। वी विल ओनली प्रिपेयर फॉर द ऑफिशियल रीजन्स गिवन बाय द आरबीआई। ऑफिशियल रीजन जो आरबीआई ने बोला, पहला रीजन था कि 2000 का नोट्स वेयर इशूड एज अ टेम्पररी मेजर टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ करेंसी। नाउ देयर इज नो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ अदर करेंसी नोट्स, एग्जाम्पल 100, 200, 500 का, ठीक है। उस टाइम पे शॉर्टेज था तो उन्होंने करेंसी के शॉर्टेज को निपटने के लिए 2000 का नोट इशू कर दिया था। देन दिस नोट इज नॉट कॉमनली यूज फॉर ट्रांजैक्शन, भुगतान के लिए वैसे भी कम ही उपयोग होता था। तीसरा, आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी बैंक नोट टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। तो क्लीन नोट पॉलिसी के थ्रू मतलब कि सबको अच्छी क्वालिटी का बैंक नोट्स मिले, इसके लिए भी 2000 का नोट पेपर हैज़ लाइफ स्पेन 4 से 5 साल का, सिंस मोस्ट ऑफ द दीज नोट्स वेयर प्रिंटेड 2016-17 में, सो बाई 22-23 इट्स पेपर क्वालिटी में स्टार्ट टू डिटेरिएट। 4-5 साल के बाद कागज वैसे भी खराब ही हो जाता है। सो या देयर इज नो मेंशन ऑफ फाइटिंग ब्लैक मनी और करप्शन फेक नोट्स बाय आईएसआई पाकिस्तान। ऐसा नहीं बोला गया कि 2000 का क्यों उसको आप विदड्रॉ कर लिया, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि ब्लैक मनी से और करप्शन या फिर फेक नोट्स बाय आईएसआई, ये कोई रीज़न नहीं था। तो बाकी जो ऊपर में मेंशन करा गया दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट है मनी टाइप्स, ग्रेसम लॉ, गुड वर्सेस बैड मनी और सॉफ्ट वर्सेस हार्ड मनी। हम लॉ टेस्ट दिस नाउ। सो सर ने लिखा है कि वेट टिल वेट इज पिलर 3B, करेंसी एक्सचेंज, प्रेजेंटली वी आर पिलर 1A। सो यप, we'll move into the next topic. What is happening to my Wi-Fi system? So the next topic is Zimbabwe's gold coin and Mosia Tunya. ये भी 3B में पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट सैमसंग ईरान एंड ओमान करेंसी, इसको भी सर ने शायद हटा दिया है, तो ये भी लीव। तो हमने कमोडिटी मनी के बारे में पढ़ा, मेटालिक मनी के बारे में पढ़ा, पेपर टोकन और रिप्रेजेंटेटिव या फियाट मनी के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर ऑन बैंक मनी या डिपॉजिट मनी। एंड व्हाट इज दैट, बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। सो पेपर ऑर्डर्स, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। पेपर ऑर्डर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट। तो लॉ क्या बोलता है, वायसराय जो रिबन था वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 81 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो चेक जो था डिसऑनर एंड फ्रॉजरी, बैंक खाते में अपर्याप्त रकम के चलते चेक अस्वीकार लेना जालसाजी के खिलाफ कानून ऐसा लेके आया था वायसराय जो रिबन था वो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81। देन चेक में 3 पार्टीज होती हैं, पहला तो ड्रॉवर होता है सेंडर, दूसरा ड्रॉई होता है बैंक, तीसरा पेई होता है रिसिपेंट। जो टाइप चेक में 3 पार्टीज होते हैं, एक तो ड्रॉवर जो सेंड कर रहा है पैसे, एक तो ड्रॉई जो बैंक होता है, तीसरा पेई होता है जो रिसिपेंट होता है। टाइप्स ऑफ चेक, पहला है स्टेल, नॉट डिपॉजिटेड इन 3 months ऑफ इशुएंस, तो 3 महीने में नहीं डाला तो बासी या अस्वीकार हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टेल। दूसरा है पोस्ट डेटेड, डिपॉजिट आफ्टर स्पेसिफिक डेट, तो वो पोस्ट डेटेड चेक होता है। तीसरा होता है ओपन बीएडेड चेक, नो क्रॉसिंग, एनीवन कैन इन कैश, नॉट लिंक्ड विथ नेम ऑफ रिसीवर। तो पहले तो चेक के 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। दूसरा चेक जो होता है वो 3 तरह का भी होता है, एक तो स्टेल जिसमें 3 महीने से पहले आप नहीं उसको विदड्रॉ करवाते हो तो वो खराब हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा, बासी हो जाएगा। दूसरा पोस्ट डेटेड, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर आप उसको विदड्रॉ करने जाओगे तो वो बेकार हो जाएगा। तीसरा ओपन पीरियड चेक, जिसमें कुछ भी क्रॉसिंग्स नहीं होते हैं, आप कोई भी जाकर उसको इनकैश करा सकता है और वो किसी के नाम पे लिंक नहीं होता है। देन व्हाट इज IFSC कोड क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच, जस्ट लाइक पिन कोड आइडेंटिफाइज द एरिया। IFSC होता है, इसको बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा जाता है। जस्ट लाइक जो हमारा पिन कोड होता है वो हमारे एरिया को आइडेंटिफाई करता है, सेम लाइक दैट। व्हाट द हेल विथ हैपनिंग विथ माय वाईफाई, वेट अ मिनट। नाउ व्हाट इज MICR। सो MICR कोड होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्निशन 9 डिजिट का कोड होता है रिटर्न इन आयरन ऑक्साइड फॉर ऑटोमेटेड क्लियरेंस। चुंबकीय स्याही से चेक के नंबर को जांचने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन 9 डिजिट का होता है, दैट इज इट, 9 बस। वह डिमांड ड्राफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज दिस नाउ? ओके, सो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओके, व्हेन पर्सन हैज, वेट अ मिनट, ओके, व्हेन पर्सन हैज insufficient bank balance, still he may withdraw money from his account as a loan. Such faculty is called overdraft. प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हैज ओवरड्राफ्ट अप टू 10,000 रुपये विद सर्टन कंडीशन। सो ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है, ठीक है। अगर मतलब आपके बैंक बैलेंस में इनसफिशिएंट मनी है तब भी आप सर्टन अमाउंट मनी नहीं, जैसे मेरे बैंक में मान लो 1,000 रुपये लेकिन मुझे 1,500 रुपये का जरूरत है, तो ओवरड्राफ्ट मीन्स होता है कि बैंक आपको अलाउ करेगा अप टू सर्टन लिमिट कि हाँ आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, इवन कि आपके बैंक में कम पैसे फिर भी आप उस अमाउंट तक खर्च कर सकते हो। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में जो जिसके भी पास है ये, वो अप टू 10,000 तक का यूज कर सकता है विद सर्टेन कंडीशंस। ओवरड्राफ्ट इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म ऑपरेटिव, अस्थायी रूप से लघु अवधि के लिए कर्ज लिया गया हो। लोन्स इज मेनली फॉर, ओवरड्राफ्ट है ये कि वो शॉर्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से कर्ज है एक तरह से, लेकिन लोन जो होता है वो मेनली फॉर लॉन्गर टर्म हायर वैल्यू एक्सपेंसेस, दीर्घ अवधि के लिए मोटी रकम होता है। तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन लोन एंड ओवरड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट दो, ओके, सो इट इज लाइक एक स्टूडेंट है गिव्स मनी टू बैंक विद नेम ऑफ रिसिप्ट समथिंग कॉलेज, ओके। then ABC college जो है, बैंक issued DD to the student and the student gives DD to the college and ABC college on a deposit DD demand draft to collective money fee। तो बेसिकली देखो कि कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज को में उसको फीस जमा करना है, ठीक है, तो वो पहले ही बैंक में उसको जितने भी उसको फी करना है उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट एक मान लो 50,000 रुपये उसको देना है, तो 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना दिया जाएगा सर्टेन बैंक का, और वो जाके कॉलेज में जमा कर देगा एंड कॉलेज वाले फिर जाके उसको बैंक में जमा करके पैसे निकाले, तो दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। ये लोन वोन नहीं है बल्कि एक तरह का चेक बोल सकते हैं इसको, ताकि मतलब अगर स्टूडेंट प्रोफेसर कॉलेज को ठगने का कोशिश करे तो वो ठग नहीं सकता है, इसके लिए इस चीज़ें बनाई गई है। व्हाट इज चेक? NPCI चेक ट्रंक सिस्टम, CTS एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो ये देखो ये क्या होता है, पहले तो यहाँ पे रोमन साइनी सर है यहाँ पे, तो अगर उनने मुरनाल सर को चेक भेजा, ठीक है, तो मुरनाल सर ने चेक को डिपॉजिट करा अपने बैंक में एंड देन जो बैंक है वो फोटो खींच के वो करेंगे, उनको बोलते हैं एक्सिस बैंक को जहाँ ये पैसे भेजने हैं। तो लेकिन अगर कोई मुरनाल सर जैसे कि रोमन सर ने उनको 50,000 रुपये ही भेजे, लेकिन मुरनाल सर को लगा कि मैं इसको 5 लाख कर देता हूँ, तो ऐसे तो ये हो सकता है ना, तो फ्रॉड हो सकता है। तो रोमन सर पहले ही इस चेक मुरनाल को भेजने से पहले इसका फोटो खींच के वो अपने बैंक को भेज देंगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। इमेज डज नॉट मैच विद इमेज बी देन बैंक विल रिजेक्ट, तो वो अपने बैंक को भेज देंगे। अब जो ये चेक जाएगा मुरनाल सर के पास एंड मुरनाल सर बैंक को भेजेंगे एंड नाउ जो बैंक है वो रोमन साइनी वाले बैंक को ये भेजेगी, तो अगर दोनों ही इमेज मैच नहीं करे, जैसे सर ने तो 50,000 का भेजा और सर ने पहले ही फोटो खींच के एक्सिस बैंक को भेज दिया, एंड अगर यहाँ पे चेक के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो ये फोटो फिर यहाँ जाएगा, और अगर दोनों फोटो मैच नहीं होती है तो वो चेक रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म ये होता है कि अगर चेक जो रोमन सैनी का जो इमेज है और मुरनाल सर का जो इमेज है और बैंक ने जो इमेज भेजा वो अगर मैच नहीं हो रहा है तो देन दैट इज द चेक विल रिजेक्ट, एंड उसी को बोलते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो NPCI का जो मैकेनिज्म है इसका बेनिफिट क्या होता है, मैंने यहाँ भी लिखा भी है कि फर्स्ट सी द डायग्राम, तो वी ऑलरेडी सीन इट। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS, इफ SBI सेंड द कॉपी ऑफ चेक इन पोस्ट और कुरियर तो इक्वल टू मोर टाइम वेस्टेड। अगर देखो SBI कॉपी का चेक भेजे पोस्ट करके या कुरियर करके तो ये टाइम वेस्ट ही एक तरह से। तो CTS इज फास्टर बिकॉज SBI सेंडिंग स्कैन्ड इमेज ऑनलाइन। तो ये है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के इफ मुरनाल जो सर को भेजा गया चेक है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं चेक को, देन 5 लाख की जगह 50,000, तो वो सेंडर जो है वो प्रोटेक्टेड है बिकॉज बोथ इमेज विल नॉट मैच एंड देन चेक विल रिजेक्ट बाय द बैंक, दैट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। नाउ CTS ट्रंकेशन सिस्टम फास्टर सेटलमेंट इन जस्ट फ्यू आवर्स। 2024 की ये खबर है, क्या खबर है तो देखते हैं। जो CTS है चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्लियर सेटलमेंट टुक बिफोर, जो 2024 से पहले था वो 1-2 दिन का वर्किंग डेज लेता था, एंड बैंकर्स में नॉट सेंड 1-2 चेक स्कैन कॉपी टू अदर बैंकर वुड डू इट इन बल्क, क्योंकि वो बल्क में करते थे, बट नाउ ये फ्यू आवर्स में ही हो जाता है। कॉल्ड T+1 सेटलमेंट साइकिल। पहले इसको जो था वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम को जो सारा सिस्टम चलता था उसको बोलते थे T+1 सेटलमेंट साइकिल, बट नाउ इट इज कॉल्ड ऑन सेटलमेंट, ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, ऑन डन। ये लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिवीजन था विच आई हैव अटेंडेड द क्लास प्रीवियसली, एंड आई डोंट नो मैंने क्लास कितनी बार अटेंड करा है, बट ये दिस एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन ही है क्योंकि I have accepted the challenge from my friend. So the day spent well, and now I'm going for the class, and then I'll record the lecture tomorrow. So like if you are watching, then thank you